सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीएसआर नेट का रिज़ल्ट आ चुका है और मोस्ट ऑफ आप सभी लोगों ने अपने रिज़ल्ट चेक कर भी लिए होंगे। और आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और उनकी स्ट्रैटेजी भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखी ही होगी। सो चलो आज मैं वापस से आपको मिलवाता हूँ एक और एक ऐसे स्टूडेंट से। सो मिलते हैं नेहा से। सो वेलकम नेहा, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। सो नेहा, सबसे पहली बात, मैं हर किसी स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि आपका बाकी सारी एग्जाम्स को छोड़कर आपने सीएसआर नेट को ही क्यों चुना? सर क्योंकि मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट तो ज़रूरी है ही, ओके। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है बाकी सबसे, तो इसलिए मैंने इसी को टारगेट किया। मतलब मुझे लगता है आपके पहले ही क्वेश्चन के आंसर से मुझे लगता है कि आपका मेजर ड्रीम तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। ओके, हाँ सो सर। नेहा, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? मैं सर मैं यूपी से हूँ। ओके ओके, यूपी से। मतलब आपको यूपीएससी देनी पड़ेगी, यूपीपीएससी, सॉरी, यूपीपीएससी समथिंग कुछ होती है एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो बिल्कुल बिल्कुल। और आप किस सब्जेक्ट से मास्टर्स करे हुए हो? बायोकेमिस्ट्री से। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री से ही आपको ओवरऑल बनना है हाँ जी असिस्टेंट सर। प्रोफेसर। चलो बहुत बढ़िया है। सो आप तो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो चुकी है, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम वगैरह कब है फिर? वैकेंसी आई हुई है एप्लीकेशन फॉर्म्स खुले हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। हाँ सो भाई, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है, तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए अगर आप यूपी से हो तो। सो यूपी है ना? जी जी ओके ओके। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, आपका कंपटीशन मैंने बढ़ा दिया है यहाँ पर अब। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी वैसे? सर मैं तो यूट्यूब से ही कनेक्टेड थी, अच्छा, जितने भी सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर्स। सारा सिलेबस कवर करना पॉसिबल है या आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाए हैं? नहीं सर, पॉसिबल तो नहीं है, मैं तो कहूंगी फिर ऐसा क्योंकि कौन सा इंतजाम आपने करा एग्जाम में? मतलब कौन से ऐसे लोग बिठाए थे आपने एग्जाम में फिर, कि जब पॉसिबल नहीं है तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होता है? सर मैंने बैचलर और मास्टर्स में ही अपना प्रिपरेशन हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ी है मैंने। ओके ओके। तो उसके बाद फिर मैंने लेक्चर से नोट्स बनाए थे जो भी अवेलेबल थे। और उसके बाद फिर जो लास्ट में एक जेआरएफ एक्सप्रेस आता है और रिवीजन सीरीज करके आती है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का आता है। तो और एक मोशन बैच में सेल बायो तो पूरी ही कराई है प्रियांशु सर ने। तो वो सबसे ही मैंने नोट्स बनाए थे, और सर मैंने बहुत स्पेसिफिक और टारगेटेड यूनिट्स फोकस करी थी। जैसे कुछ चीज मुझे नहीं आती, मतलब मेरी डेवलपमेंट बायोलॉजी थोड़ी सी वीक है पर मेरा बायोकेमिस्ट्री अच्छा है, तो मैंने अपने अच्छे पार्ट को ज्यादा और अच्छा किया था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। अच्छा, कितनी यूनिट आपको लगता है सफिशिएंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मतलब आपने कितनी यूनिट पढ़ी है? सर एटलीस्ट 10 तो करनी, 10 to 11, मैंने तो 10 to 11 करी थी। ओके, ऐसी कौन सी यूनिट थी जो कि आपने छोड़ी है? सर मैंने एक्चुअली पूरी यूनिट तो कुछ भी नहीं छोड़ी। जैसे मुझे डेव बायो नहीं आती थी तो मैंने जो भी पीवाईक्यूज में ज्यादातर पूछा गया था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो उतना कर लिया। एनिमल फिजियो मैंने कम करी थी, लेकिन जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं उनको कर लिया, ऐसा। ओके ओके, मतलब आपने मोस्ट ऑफ एनिमल वाला पार्ट स्किप किया था। हाँ अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि जैसे यूट्यूब से ही प्रिपरेशन का टाइमिंग आपने कैसे सेटअप किया था? मतलब ओवरऑल आपका मास्टर्स वैसे कब कंप्लीट हुआ? मेरा 2024 में। 24 में। सो इसका मतलब है कि आपने घर पर ही रहकर ओवरऑल अपना टाइम शेड्यूल बनाया था। नहीं सर, मैंने जामिया में पीएचडी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, पीएचडी ज्वाइन कर लिया है। तो कितना टाइम हुआ वैसे पीएचडी ज्वाइन करे हुए? अभी सर नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे और फरवरी से मेरा स्टार्ट हो गया था। मतलब सिर्फ अब जेआरएफ के लिए ही रुके थे कि अब जेआरएफ लगवा लिया जाए नेक्स्ट और फेलोशिप स्टार्ट कर ली जाए? क्या बात हाँ, है। मेरे सो पास डीएसपी थी तो मैंने उसके बेस पे लिया था। तो कैसे फिर सारी चीज़ें मैनेज होती है वैसे, कि टाइमिंग कैसे निकाला था आपने इसके रिवीजन करने के लिए और इमोशन बेच के लिए, सारी चीज़ों के लिए? सर यहाँ तो 9 मतलब 10 to 5, 9 to 5 रहता था। उसके बाद घर जाके फिर मैं पढ़ती थी हमेशा, मतलब मेरा था कि सुबह आने से पहले पढ़ के आना है और जाने के बाद पढ़ना है, और फिर वीकेंड्स पे रिवाइज करना है। और एग्जाम से पहले मैंने अपने सुपरवाइजर को बोल के 1 वीक की छुट्टी ले ली थी, तो सारा रिवीजन तब कर लिया था। तो फिर पीएचडी का वर्क कब किया जाता था?
मतलब जब आने के पहले पढ़ा जा रहा है, जाने के बाद पढ़ा जा रहा है, तो फिर पीएचडी जो का काम कब किया जा रहा है? सर वो 10 to 5 में जाती थी, तो तब फिर कुछ नहीं करती थी, तब यहाँ पर यहीं का काम करती थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो बढ़िया है कि आपको तो आप पीएचडी का एक्सपीरियंस मिल भी चुका है। सो वैसे किस टॉपिक से आप पीएचडी कर रहे सर मैं कर रही हूँ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर पे, अभी वर्क चल रहे हैं। हो? ओके ओके, तो बहुत बढ़िया है, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन। और वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने से पहले आपका रिजल्ट जरूर जानना चाहूँगा। सर मैंने अभी नेट में 37th रैंक मिली ओके है मुझे, और बाकी मैं होप कर रही हूँ, प्रिपेयर भी कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जेआरएफ हो जाए। ओके मेरा ओके, बस 2-3 मार्क्स से ही रह गया था। चलो बहुत बढ़िया है। सो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आपका जेआरएफ ज़रूर होगा, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाना पड़ेगा, है ना? जाने से आने के बाद में तो ये तो ठीक ही ठीक है। उस 10 to 5 वाले जो टाइम है उसमें भी आपको कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। सो इस बार भी आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, एंड देन जेआरएफ ज़रूर होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि नेक्स्ट थैंक टाइम यू आपका सर। जेआरएफ ज़रूर होगा। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार चलो एलएस के लिए भी ऐसे क्या एफर्ट्स लगाया आपने? सारी यूनिट्स तो जैसे कि आपने कहा कि मैंने सारी यूनिट्स तो नहीं छोड़ी है, और जो अभी मोस्ट ऑफ जो ट्रेंड चला था अप्लाइड क्वेश्चंस का, तो क्या आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? सर मैंने मतलब ये था कि मैं कभी लाइव तो ज्वाइन कर नहीं पाती थी, पर हाँ ये था कि हमेशा जाने के बाद ऐसे मैंने देखे हैं, और मतलब पीवाईक्यू सबसे जरूरी है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको पता होता है कि क्वेश्चन में कैसे आंसर किया जाता है, तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाती है। और मैंने पैटर्न जितना ऑब्जर्व किया है, उस हिसाब से वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि आपको क्या आता है, वो पूछते हैं कि ठीक है आपको ये आता है, अच्छी बात है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करोगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत आ गए ना, तो उसके लिए मुझे लगता है कि पढ़ने से ज्यादा थोड़ा सोचना, उस हिसाब से थिंकिंग डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अपनी, कि आप उस हिसाब से क्वेश्चन, और वो उसी से आएगी, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आप अलग अलग डायमेंशन में सोच सकते हो कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। चलो बहुत बढ़िया नेहा। सो थैंक यू कि आपने आपके जो वर्ड्स में हमारे सारे दर्शकों को मोटिवेट किया। ऑब्वियसली इनको थैंक ज़रूर कुछ ना यू। कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट आपसे मिला है, और ये ज़रूर अपने लाइफ में ऐसे एफर्ट्स ज़रूर लेंगे। सो थैंक यू नेहा, एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलना चाहूंगी कि मतलब आईएफएस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप इतनी चीजें हमें प्रोवाइड करते हो फ्री में, कि अगर आप कोई मेहनत करे ना, तो मुझे लगता है अगर किसी के पास टाइम है तो उसे बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल पेड लेक्चर्स लेने चाहिए। और आप इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हो, इतनी हेल्प करते हो। मैं अगर लाइव क्लास में भी होती हूँ, मैंने डाउट्स पूछे हैं हमेशा, मतलब इतना सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है आपका प्लेटफॉर्म। हाँ, बट आईएफएस फ्री में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके बदले में आपसे सिलेक्शन लिए जा रहे हैं। सर तो वो बिल्कुल। फ्री नहीं हुआ, आपसे मेहनत ली जा रही है कि आप लोग पढ़ो उस चीज़ को और आप लोग सिलेक्ट होकर बताओ। जी सर। ठीक है, तो यही हमारा कोस्ट है वैसे। सो थैंक यू ठीक है नेहा। सर। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर।